हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम लवर्स पर। मैं हूं राजन महाजन और लेखपाल भर्ती 2022 के इस टॉप 1000 एमसीक्यू सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग शायद पहली क्लास से लेकर अब तक के बहुत सारे वीडियो देख चुके होंगे, जिसमें मैं टॉप 30 एमसीक्यूज आपका हल कराता हूं। आज उसी की श्रृंखला में हम लोग और भी शानदार प्रश्न को हल करेंगे, जो कि आपके लेखपाल भर्ती एग्जाम से रिलेटेड जो टॉपिक है उसको साथ लेकर चलेंगे। और पहला प्रश्न से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और समझते हैं एक प्रश्न को और उसके बारे में। निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष 3 बार चुना गया है? आप याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है। 1885 में इसकी स्थापना होती है। मैंने आपको बहुत सारी क्लासेस में इसके बारे में डिस्कस किया है और यहीं से भारत में एक क्रांतिकारी दौर शुरू होता है। इसमें लिखा है पॉइंट 3 बार। देखिए, शब्द पर जाया जाता है 3 टर्म, यानी 3 टाइम कौन व्यक्ति बना, तो आप याद रखिएगा द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। और ये 3 बार भारत के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसके अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं। यहाँ पर बात करें ये ओ होम की, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव थे और इन संस्थापक माना जाता है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले ये अपने अपने अलग टर्म पर राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, बट दादा भाई नौरोजी सेकेंड और साथ ही साथ 3 बार, यानी सेकेंड का मतलब 1886 में पहली बार बने। उसके बाद 2 टर्म और इन्होंने पूरे की और साथ ही साथ दादा भाई नौरोजी को भारत में जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। पारसी समुदाय से संबंध रखते हैं। आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन आपका सेकेंड, सही मेल कीजिए। एक मेल वाला प्रश्न आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, छोटे एग्जाम से लेकर बड़े एग्जाम तक, तो आप याद रख सकते हैं। अष्टप्रधान मराठा साम्राज्य, अष्टदिग्गज विजयनगर साम्राज्य, नवरत्न चंद्रगुप्त प्रथम। ये ऊपर से जो तीनों के तीनों हैं, और शायद आप लोग हमारे चैनल पर पुराने जो लोग होंगे वो जानते होंगे। इन तीनों पर ऊपर जो लिखा हुआ है अष्टप्रधान, अष्टदिग्गज और नवरत्न, इन पर मैंने एक ओरिएंटेड वीडियो बनाया था अलग अलग करके। और ये दहशाला जो व्यवस्था है अकबर से संबंधित नहीं है, आप याद रखिएगा। ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। 1 2 3 इज द राइट। ऑप्शन सी आपका सही होगा, है ना। ऑप्शन सी यानी अष्टप्रधान मराठा साम्राज्य, अष्टदिग्गज विजयनगर साम्राज्य और नवरत्न चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। श्रीरंगपट्टनम में टी ऑफ लिबर्टी, एक प्रश्न बहुत ज़्यादा आता है किसी भी एग्जाम में। स्वतंत्रता का पेड़, देखिए पेड़ क्या होता है, बबूल का होता है, आम का होता है, बरगद का, लेकिन स्वतंत्रता का कोई एक पेड़ नहीं होता है ना। ये नाम दिया गया है टी ऑफ लिबर्टी। और इसको टी ऑफ लिबर्टी की जो बात करें उसको टीपू सुल्तान, आप लोगों ने आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़े होंगे या फिर सुना होगा। पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध है वो आपका 1760 से 1700 आपका जो लास्ट एरा चलता है 99 तक के 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं, जिसमें आपका चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में आपके टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, द्वितीय में आपके हैदर अली की, और वही टी ऑफ लिबर्टी यानी स्वतंत्रता के पेड़, ताकि जो श्रीरंगपट्टनम की संधि है इससे आंग्ल और मैसूर जो अंग्रेज और मैसूर सुल्तान के बीच युद्ध था वो आपका क्या हो, मजबूती दे और दूसरे विदेशों से सहायता लेने के लिए पेड़ की स्थापना की गई थी। इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, आप याद रखिए। हैदर अली आपके क्या थे, जो आपके मैसूर का जो एक वंश है उसके टीपू सुल्तान के पिता थे हैदर अली। मुर्शीद कुली खान आपने जाना होगा, इनके नाम शायद बंगाल से रिलेटेड है, मुर्शीद कुली खान। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, फिर से कुछ घटनाएं आई हैं और घटनाओं का अवलोकन करने के लिए डेट वाइज यानी क्रोनोलॉजी का प्रश्न आपके हर एक एग्जाम में आता है। अभी आपके हाल ही में जो एग्जाम हुआ पीसीएस का, इससे पहले और भी बहुत सारे वनडे एग्जाम हुए, उनमें आपकी क्रोनोलॉजी का एक न एक प्रश्न अब पूछा जाता है। पेपर अपने आप में थोड़ा बहुत अब टिपिकल होने लग गए हैं, इसलिए इस प्रकार के प्रश्न पूछना लाजमी हो गया है। हम लोग डेट कैसे याद करें इसको समझेंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन और सबने अवज्ञा आंदोलन। तो यहाँ पर डेट की बात की जाए, सबसे पहले मुस्लिम लीग 1906 में इसकी स्थापना होती है। आगा खां, सलीमुल्लाह खां जिन्होंने ढाका में इसकी स्थापना की। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। खिलाफत आंदोलन आपका ये शुरू होता है 1920 में और सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में। यानी आपका जो सीक्वेंस है ये ऊपर से 1 2 3 4 है, यानी ए इज़ द राइट आंसर। ए में जो आपका नंबर लिखा हुआ है
1 2 3 4 ये तीनों के तीनों, ये चौथा जो सीक्वेंस है ये घटना एक व्यवस्थित क्रम में है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस स्थान पर है। देखिए सूफी, जैसे हमारे जो हिंदू धर्म में आपके बहुत सारे साधु संत महात्मा होते हैं, ऐसे ही मुस्लिम में सूफी होते हैं। वो भी एक प्रकार के भक्ति आंदोलन से प्रेरित रहते हैं और सूफी संत हुए मोइनुद्दीन चिश्ती बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। इनकी दरगाह कहाँ पर है, आप लोगों ने सुना होगा, प्रत्येक वर्ष अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह होती है वहाँ पर बहुत बड़ा एक आयोजन होता है और वहाँ पर देश दुनिया के लोग जाते हैं। ये मुस्लिम धर्म से रिलेटेड उनके एक सूफी संत थे। ऑप्शन सी अजमेर, ये आपका राजस्थान में पड़ता है। सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1896 का कांग्रेस अधिवेशन किस लिए जाना जाता है। कांग्रेस, जैसा कि मैंने बताया, 1885 में इसकी स्थापना होती है। उसके बाद धीरे धीरे कांग्रेस में बहुत सारे परिवर्तन होते। उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन था भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार 1896 में गाया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, आप जानते हैं, वंदे मातरम लिखा गया है। 1896 में रहीमतुल्लाह सयानी जो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे उनके समय गाया गया। एक कोलकाता अधिवेशन था। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे सर्वप्रथम भारत रत्न किसे प्रदान किया गया था। याद रखिएगा, भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 1954 से इसको देने की शुरुआत होती है। डेट याद रखिए, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। 1954, 2 जनवरी 1954 पहली बार इसकी अनाउंसमेंट की गई थी। और भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं सीवी रमन। रमन इफेक्ट के लिए इनको जाना जाता है। 1930 में इनको भारत रत्न के साथ साथ उससे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। और 1954 में पहली बार सीवी रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और साथ ही साथ आपके सी चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य थे, उनको ये अवार्ड दिया गया था। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था। ग्रह यानी आपके जो प्लैनेट होते हैं वो कैसे राउंड करते हैं। आपने देखा होगा ग्रह के बारे में, बहुत सारे ग्रह होते हैं, चक्कर लगाते हैं आपस में एक दूसरे का, और इसी को हम लोग क्या करते हैं, एक फिजिक्स के वे में केपलर के जो नियम थे उसको हम लोग समझते हैं। यही ग्रह की गति के नियम के बारे में बताता है। ऑप्शन ए, केपलर द्वारा ग्रहों की गति के नियम दिए गए हैं कि ग्रह कैसे गति करते हैं, अपनी कक्षा में कैसे घूमते हैं, ग्रहों की एक अपनी स्थिति क्या होती है, इस सब के बारे में जो रूल्स पहली बार दिए गए वो केपलर द्वारा, जॉन केपलर इनका पूरा नाम है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऐसे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं, आप लोगों ने शायद डिटेल क्लास में पढ़ा होगा, अक्षांश देशांतर, साथ ही साथ मैंने पूरा का पूरा आपका सोलर सिस्टम पढ़ाया था। उसमें आपको बताया था कि ऐसे दो ग्रह होते हैं सौरमंडल में जिनके अपने कोई सैटेलाइट यानी उपग्रह नहीं होते। ऑप्शन बी शुक्र और बुध, दो ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं होते हैं। पृथ्वी ऐसा उपग्रह है जिसका एकमात्र जो उपग्रह क्या है, ऐसा ग्रह है जिसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा यानी मून है। और यहाँ पर और बहुत सारे आपके बृहस्पति, बुध, मंगल और शनि। मंगल का आप याद रखिए बहुत पूछा जाता है, डीमोस और फोबोस। शुक्र और बुध ऐसे हैं बेचारे, इनका कोई साथी नहीं है, ये अकेले घूमते रहते हैं ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। पृथ्वी की ऑफशोर स्थिति किस महीने में होती है। आप लोगों को मैं इस चीज़ के बारे में बता दूं कि ये जो स्थितियां हैं आपकी द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी की अपसौर और उपसौर यानी पेरिहीलियन और एपीहीलियन जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। और इस स्थिति का प्रश्न बहुत कंफ्यूज करता है। उससे पहले आप चित्र देख सकते हैं एक, यहाँ पर जनवरी में आपका जब 3 जनवरी होता है उस दिन आपकी पेरिहीलियन और 4 जुलाई को आपका एपीहीलियन। पेरी का मतलब आपका उपसौर और एपीहीलियन का मतलब अपसौर। जिस कंडीशन में सूर्य पृथ्वी से दूर रहेगा उस स्थिति को बोलेंगे अपसौर और पास रहेगा तो उपसौर। इसलिए ऑप्शन क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। जनवरी माह में आपके 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति बनती है जिस समय सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी है वो कम होती है, जिससे तापमान भी आपका काफ़ी प्रभावित होता है। नेक्स्ट देखेंगे पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता होती है। मैंने आपको पृथ्वी की संरचना के बारे में बताया था। उसमें आपका जो एक वैज्ञानिक क्रम में देखें तो आपके धातुओं के आधार पर बांटा गया है पृथ्वी को कि किस लेयर में क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये 3 लेयर होती हैं। इन लेयर में आपका सियाल, सिमा और निफे में बांटा जाता है। तो निफे निकेल और फेरियम यानी आयरन
जिसमें होगा वो कहाँ होगा, निफे में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। निकिल और लोहा ये आपकी दोनों क्या हैं, धातुएं हैं, और ये निफे लेयर में आपकी पाई जाती हैं। सीमा यानी सिलिका और मैग्नीशियम, सियाल सिलिका और एल्युमिनियम, निफे निकिल और फेरियम यानी आयरन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? अक्रिय गैस जिसको हम लोग नोबेल गैस बोलते हैं, और साथ ही साथ ये शून्य आपके वर्ग में रखी रहती हैं। अक्रिय का मतलब ही होता है जो क्रिया किसी दूसरे के साथ ना करें। ऑप्शन बी ऑर्गन गैस आपकी ऐसी है जो आपके वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बाकी के आपके चारों ये वैसे तो अक्रिय गैस है, लेकिन इसकी जो आर्गन की मात्रा है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती। 0.93% आपके इन्वायरमेंट में आर्गन की स्थिति है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? प्रश्न को बहुत घुमाया जाता है। ये प्रश्न कुछ है नहीं, बस सिर्फ पहुंचता है ओजोन पर। ओजोन जिसको हम लोग ऑक्सीजन का समस्थानिक कहते हैं, O3 इसका सूत्र होता है, लिखते हैं हम। और वायुमंडल में हमारी जो गैस हैं, पराबैंगनी किरणें यूवी रेज जो आती हैं, उनसे बचाने का काम करता है ओजोन। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? शांत पेटी डोल्ड्रम जिसको बोलते हैं, किस रेखा के दोनों ओर? तो देखिए पहले चित्र देख लीजिए, यहाँ पर आपका भूमध्य रेखा निम्न दाब 5 यहाँ पर, यानी 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण जो भूमध्य रेखा के बीच में है, यहीं पर आपका पाया जाता है शांत पेटी। ऑप्शन बी इसका राइट हो। इक्वेटर के 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे जो पेटी होती है उसको शांत पेटी बोलते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वत है, यानी ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बनने वाले पर्वत को ज्वालामुखी पर्वत बोलेंगे। कोटोपैक्सी याद रखिएगा, ये पेपर में आया हुआ है आपका। इक्वेडोर में आपके माउंट जो ज्वालामुखी माउंट है उसका नाम है कोटोपैक्सी, और ये दुनिया का विश्व का सबसे ऊंचा, इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है। लंबाई यानी सॉरी हाइट, लंबाई नहीं हाइट सबसे ज़्यादा है। वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? आपके जो वायुमंडल है, उस वायुमंडल में जो आपका प्रेशर है वो वायुदाब है, उसमें अचानक से कमी आ जाने का मतलब है कि आपका अब क्या है, मौसम जो धीरे धीरे क्या है, बिगड़ने वाला है। मौसम जो है आपका तूफानी मौसम होने, वायुदाब आपका क्या हो रहा है, नीचे के ऊपर हो रहा हो, तूफानी मौसम होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? इसको आप समझिए। आपका जो वायुमंडल है, उस वायुमंडल में एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। एक तो 5 इसकी लेयर होती हैं, क्षोभमंडल, समताप, मध्यमंडल, तापमंडल और बाह्यमंडल। साथ ही साथ सबसे निचली परत क्या होगी आपकी, क्षोभमंडल, और सबसे ऊपरी परत होगी बाह्यमंडल। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का क्या नाम है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन जो व्यवस्था है, बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पर 1957 में पहली बार इसकी बात की गई। जो आज पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। 73 और 74 में संविधान संशोधन, याद रखिएगा 73 और 74 ये आपका आता है। 1993 में इसका संशोधन हुआ था, और वहीं से पंचायती राज संस्थाओं की एक संवैधानिक दर्जे के रूप में शुरुआत होती है। बलवंत राय मेहता समिति इसकी सिफारिश करती है। ये 3 स्तरीय होता है, याद रखिएगा, ग्राम, ब्लॉक और जिला। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? तो आप उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में पढ़ते हैं, जिसमें आपको ये उपाधियां नहीं, एक प्रकार से ये सम्मान है, और इसलिए ये आर्टिकल 18 का क्या करते हैं, किसी भी प्रकार का उल्लंघन नहीं करते हैं। और साथ ही साथ भारत रत्न, पद्म विभूषण आपके एक विशेष कार्यों के लिए दिए जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? ये तो बहुत घिसा पिटा प्रश्न है, आप आई होप सब लोग जानते होंगे। डॉक्टर BR अम्बेडकर। BN राव यहाँ पर नाम लिखा है, ये संवैधानिक सलाहकार थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पर आपकी ये संविधान सभा में आप जो प्रारूप समिति थी, कृष्णा स्वामी अयंगार
एन गोपाल स्वामी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, एन माधवराज, टीटी कृष्णामाचारी, मोहम्मद सादुल्ला। इनके 2 व्यक्ति टीपी खेतान और इनकी जगह पर ये लोग आए थे। कुछ जो स्ट्रक्चर है वो 7 का ही है। 2 लोगों की इसमें बीच में मृत्यु हो जाने की वजह से नए सदस्य ऐड हुए थे। पहली बार भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? पहली बार जो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन आपका 1956 में किया गया। और साथ ही साथ ये आपका जो आंध्र प्रदेश नया राज्य भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व को जोड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? आप स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो प्रेरणा है कहाँ से मिलती है? आप आंसर, आपके लिए प्रश्न है और सभी लोग इसका आंसर करेंगे। कल इस वीडियो में आगे जो चर्चा होगी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके आप लोग बताइए, उसके बाद हम आपका राइट आंसर थंब करेंगे। भारत राज्य के नीति निर्धारित सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिया गया? आप याद रखिएगा, नीति निर्धारित सिद्धांत आपके आयरलैंड के गणराज्य से लिए गए हैं। नीति निर्धारण यानी DPSP। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित रिट में से किस रिट का शाब्दिक अर्थ है आपका अधिकार क्या है? यानी अधिकार परीक्षा। सीधे आपका अधिकार क्या है, यानी डायरेक्ट पूछा जाता है उस व्यक्ति से आपका अधिकार क्या है। हम आपका अधिकार पूछते हैं। ये जो रिट होती है आर्टिकल 32, याद रखिएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, छठवां आपका जो फंडामेंटल राइट है। इसमें 5 प्रकार की जो रिटें होती हैं उनमें से एक रिट होती है अधिकार परीक्षा। यहाँ पर आगे हम लोग देख लेते हैं रिट इसकी। हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्जरी और को वारंटो। यानी 5वीं जो रिट है आपकी अधिकार परीक्षा होती है। और इसी अधिकार परीक्षा के माध्यम से आप किसी व्यक्ति से उसके द्वारा अपने अधिकारों के इतर यानी अपने अधिकार से ज़्यादा काम करने पर उससे पूछा जा सकता है कि आपका अधिकार क्या है। इसी को बोलते हैं अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट देखेंगे, जुलाई 1951 में घोषित नई औद्योगिक नीति का लक्ष्य क्या है? 1951 में जब जो आपकी नई औद्योगिक नीति आई तो उसमें आपके LPG मॉडल को अपनाया गया। लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। LPG है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं, LPG मॉडल। ये गैस नहीं है, ये आपका एक उदारीकरण की बहुत महत्वपूर्ण नीति थी। ऑप्शन डी, इसमें उदारीकरण को अपनाया गया, वैश्विक अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था, है ना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जुलाई 1991 में इसकी घोषणा की गई थी। PV नरसिम्हा राव उस समय सरकार थी और वित्त मंत्री थे आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि 2004 से 14 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 2 टर्म उन्होंने पूरे किए। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल किस प्रारूप पर आधारित था? दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसको आप देख सकते हैं हेरल्ड डोवार्ड मॉडल, सोलो मॉडल, महालेनोबिस मॉडल या इनमें से कोई नहीं। तो आपकी दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो आपकी हेरल्ड डोवार्ड मॉडल, यानी पहला जो था हेरल्ड डोवार्ड और दूसरा था महालेनोबिस मॉडल, है ना। PC महालेनोबिस, उनकी 29 जून को जयंती होने वाली है जल्द में। ये प्रश्न इससे पूछा जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस इनके नाम पर मनाया जाता है। PC महालेनोबिस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विकास की हिंदू दर अवधारणा किसके द्वारा दी गई? ये आपका इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। प्रोफेसर राज कृष्णा द्वारा विकास की हिंदू दर की अवधारणा दी गई है। ये आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है। बुरी मुद्रा सदैव अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका स्टेटमेंट आपका कभी कभी किसी एग्जाम में पूछा गया है। ग्रेसम का नियम है ये। ग्रेसम ब्रिटेन के अर्थशास्त्री थे, वो महारानी थी वहाँ की। उनके दरबार में जाके उन्होंने बताया कि आप हमेशा इस चीज़ का याद रखें कि जो आपकी बुरी मुद्रा है वो अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देगी। यानी आपने कोई नई मुद्रा चलाई तो आपकी जो बुरी मुद्रा है वो अच्छी मुद्रा को हमेशा चलन से बाहर करती है। प्रकृति का भी नियम है, जो अच्छी चीज़ होती है, अच्छे लोग होते हैं, उनको लोग जो बुरे हैं किसी न किसी परिस्थिति में बाहर करने का प्रयास करते हैं ना। तो इसका सीधा स्टेटमेंट है ग्रेसम का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर थे इतने सारे प्रश्न, आप लोगों ने समझे। और फाइनली हम लोग उस प्रश्न का भी आंसर देख लेते हैं, आप लोगों का इंतजार खत्म कर देते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज रहेंगे। ये आपका जो प्रश्न है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो भावना है वो फ्रांसीसी क्रांति से आई थी आपकी। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? राइट आंसर। तो इस प्रकार से ओवरऑल हमारे सभी प्रश्न हम लोगों ने हल कर लिए, उनके बारे में समझा। और नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जुड़े रहिए एग्जाम लवर्स के साथ। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, जो प्रश्नों का संग्रह है
मैंने द मोस्ट जो प्रश्न एग्जाम में आई हुई उनसे लिया है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे ऐसे ही शानदार टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको सेशन। थैंक यू ऑल ऑफ यू। लास्ट नाइट, ठीक है। और ही स्लेप्ट साउंडली लास्ट नाइट लिखा हुआ, ही स्लेप्ट साउंडली लास्ट नाइट। तो यहाँ पर ये क्या है, ये आपको पता है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है।